Hello student, welcome to the Direct Tax Laws and International Taxation series. Today's is day 5 of this series and today's lecture's topic is Alternative Tax Scheme for Companies. So yes, आज हम जो हैं अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम फॉर कंपनी पढ़ेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट 3 मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगी बिफोर स्टार्टिंग दी टॉपिक। पहला कि मैंने लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था जो कि हमारा सरचार्ज प्लस न्यू रिजीम के ऊपर था, ठीक है। तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड चीज़ कि ये जो टॉपिक रहेगा ये आपका चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ टैक्स कैलकुलेशन का लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। एंड थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो टॉपिक रहेगा वो थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, समझने वाली कम है। सो ये टॉपिक आपको बोरिंग ना लगे इसके लिए मैं आपको एक रियलिटी चेक भी दूंगी जो कि हमारा पेपर नंबर 2025 सिलेबस 2022 का क्वेश्चन नंबर 3B रहेगा। सो उससे आपको ये समझ आएगा कि भले ही ये टॉपिक जो है आपको बोरिंग लग रहा है, ठीक है, और इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा, बट आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। इससे जो है वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये कितना भी बोरिंग आपको लग रहा हो आपको याद तो करना पड़ेंगे, रेट तो आपको याद करने पड़ेंगे। एंड सिंस ये अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम है तो बेसिकली यहाँ पे भी कुछ डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन रहेंगी जो कि आपको छोड़नी पड़ेगी, आपको मतलब कंपनी को छोड़नी पड़ेंगी इस ऑप्शन को ऑप्ट करने के लिए, तो वो भी आपको याद करने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो हेयर इज़ आवर होमवर्क जो कि हमारा सरचार्ज एंड न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर एप्लीकेबल था। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन and let's find out the tax liability assuming the taxpayer want to opt for default tax regime under section 115 BAC, like BAC for individual, right? And now the information about taxpayer की information हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। B, ठीक है, सिंस ओनली बी इज़ गिवन सो हम इसको इंडिविजुअल समझेंगे क्योंकि हमारा सेक्शन जो दिया है BAC दिया है जो कि इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। एज 15 बताओ, अब यहाँ पे जो है एज का क्राइटेरिया फॉलो होगा या नहीं होगा? यस, नहीं होगा। न्यू स्कीम में जो है एक ही स्लैब रेट एप्लीकेबल रहता है इररिस्पेक्ट ऑफ एज, राइट। एंड इवन अगर एज का यहाँ पे कोई रिस्पेक्टिव भी होता तो यहाँ पे अब सिर्फ 50 ईयर्स की एज है बी की। सो ये कोई भी कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहा, लाइक सीनियर सिटीज़न सुपर सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में भी ये फॉल नहीं कर रहा। एंड सेकेंड ये जो है इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट है, ठीक है। न्यू स्कीम में रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों के ऊपर ही सेम रेट एप्लीकेबल रहते हैं। नाउ इनकम किस किस तरह की दे रखी है? डिविडेंड इनकम, कोई इनकम अभी यहाँ पे गिवन नहीं है। कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 112A, तो ये किस तरह की इनकम हो गई हमारी? ये हो गई हमारी स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट, यस, स्पेशल रेट एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है, जो कि एज पर फाइनेंस एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग 24 के अकॉर्डिंग 20%, 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पे 20% एंड 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों पे 12.5% एप्लीकेबल रहेगा, राइट। ये एज पर ना जो रेट हमें एप्लीकेबल दिए थे वो फाइनेंस एक्ट 2024 में दिए थे, ठीक है। तो उस टाइम जो टैक्स आया था उस टाइम 2024 में हमारे पास दोनों रेट्स एप्लीकेबल थे, ओल्ड भी न्यू भी, ठीक है। वो हमें डिपेंड करना था कि हमें किस रेट से निकालना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड था कि डेट से। अगर ट्रांसफ़र जो है 23 जुलाई से पहले हुआ है तो हम ओल्ड रेट यूज़ करते थे, अगर पहले हुआ था ओल्ड रेट यूज़ करते थे, और अगर बाद में हो रहा है तो न्यू रेट यूज़ करते थे, जो कि न्यू रेट कौन से हैं? ये, ठीक है, 20% एंड 12.5%। सो नाउ आफ्टर नाउ फॉर अटेम्प्ट
फॉर योर अटैम्प्ट द अटैम्प्ट इज़ 2026, राइट। तो ये सिंस ये 23 जुलाई 2024 के बाद ही आ रहा है, तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही रेट्स एप्लीकेबल रहेंगे अब, तो हमें ओल्ड रेट याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए समझा दिया क्योंकि ये हमारे जो रेट हैं वो आए तो फाइनेंस एक्ट 2024 में ही थे, ठीक है। नाउ हमारे पास अदर इनकम है 17 लाख्स की एंड टोटल इनकम हमारे पास होगी 2.40 लाख्स की। सो सरचार्ज का टॉपिक क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने आपको रेट बता दिए। यहाँ पे जो है अदर इनकम पे हमारा जो है स्लैब एप्लीकेबल रहेगा, कौन सा वाला, वही 4 लाख अप टू 4 लाख तक नील, ठीक है। 4 लाख्स नेक्स्ट 4 लाख्स तक 5%, ठीक है। नेक्स्ट 4 लाख्स पे 10%, ये वाला जो स्लैब था हमारा वो एप्लीकेबल रहेगा। सी दिस स्लैब इज़ एप्लीकेबल ऑन नॉर्मल इनकम। जो अदर इनकम थी अभी हमारे क्वेश्चन में, उस पर ये स्लैब रेट एप्लीकेबल हुआ अप टू 4 लाख नील, ठीक है। 4 लाख टू 8 लाख मतलब नेक्स्ट 4 लाख पे 5%, उसके नेक्स्ट 4 लाख पे 10%, देन नेक्स्ट 4 लाख पे 15%, फिर नेक्स्ट 4 लाख पे 20%, देन नेक्स्ट 4 लाख पे 25% एंड द अबव 24 पे 30%, ठीक है। Since in our question the total income including the special income plus other income is exceed 2 lakhs, सो बताओ कौन सा जो है सरचार्ज रेट एप्लीकेबल रहेगा यहाँ पे। सी ये कैटेगरी नंबर 6 में फॉल करेगा क्योंकि हमारा जो टोटल इनकम है इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम एक्सीड 2 लाख, ठीक है, बट नॉट कवर्ड बाय सिचुएशन 4 एंड 5। 4 एंड 5 में क्या हो रहा था, एक्सक्लूडिंग 4 एंड 5 में एक्सक्लूडिंग एक्सीड कर रहा था 2 लाख, बट हमारा तो इंक्लूडिंग एक्सीड कर रहा है 2 लाख, तो इसका जो सरचार्ज रेट रहेगा वो हमारी नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम पे जो सरचार्ज रेट रहेगा वो दोनों पे ही 15% रहने वाला है। आई होप यू गेट इट, क्यों हमारा ये कैटेगरी नंबर 6 में फॉल कर रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम स्पेशल इनकम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्पेशल इनकम। नाउ स्पेशल इनकम हमारी कौन कौन सी, 111A 12 एंड 12A, ठीक है। आप चाहें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A जो कि इनकम है हमारी 1 CR की, ठीक है। इस पर जो रेट एप्लीकेबल रहेगा वो रहेगा 20%। देन हमारी आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 जो कि हमारी 68 लाख्स की इनकम है। इस पे जो रेट एप्लीकेबल रहेगा 12.5% रहेगा, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A आएगा जिस पे हमारे 2 लाख्स की इनकम है एट अ रेट ऑफ 12.5%। नाउ 12A में आपको एक चीज़ याद रखनी होती है, आई होप आप भूले नहीं होगे, कि बियॉन्ड 1.25 लाख्स के ऊपर जो है वो रेट एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जो हमारा एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A की जो इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स एप्लीकेबल रहता है वो 1.25 लाख्स के अबव पे जो है हमारा 12.5 का रेट जो है एप्लीकेबल रहता है, राइट। नाउ लेट्स कैलकुलेट द इनकम टैक्स ऑन द इनकम कैलकुलेटेड। So 1 CR be 20%, 20 lakhs, right? Write down here. Now 68 lakhs. 68 lakhs पर 12.5%. So 8,50,000, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। नाउ अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A जो है उस पर हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। 2 लाख्स की इनकम है, उसमें से सबसे पहले हम 1.25 लाख्स जो है 1,25,000 जो है इसमें से रिड्यूस करेंगे। देन हम 12.5% का जो टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल करेंगे। सो 2 लाख्स, ठीक है, इसमें से हमें 1,25,000 रिड्यूस करना है। अब इस पर हमें 12.5% का रेट एप्लीकेबल करना है, ठीक है। 9375। सो टोटल हो गया ये
सो ये टोटल हो गया है 28,59,375, 28,59,375। नाउ हम इसमें ऐड करेंगे सरचार्ज, ठीक है। स्पेशल इनकम पे सरचार्ज जो था वो 15% था, एंड अदर इनकम पे जो सरचार्ज था वो भी 15% था। सो मैं आप एक काम कर सकते हैं कि आप नॉर्मल भी निकाल लो फिर सरचार्ज ऐड करो, क्योंकि दोनों का सरचार्ज रेट जो है वो सेम है, ठीक है। आइदर आप ये फॉर्मेट जो है वो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इससे जो है आपको हर क्वेश्चन में इजीली सॉल्व हो जाएगा। जिसमें अगर डिफरेंट रेट भी है ना सरचार्ज की कि लाइक स्पेशल इनकम में डिफरेंट रेट से सरचार्ज लग रहा है और नॉर्मल में डिफरेंट रेट से सरचार्ज लग रहा है, तो उस क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हो तो। सो 28,59,375 के ऊपर हमें 15% सरचार्ज अप्लाई करना है। सो ये जो है वो हो गया 428906.25। सो ये टोटल इनकम हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। वो मेरे से मिस्टेक हो गई, मुझे यहीं लिखनी चाहिए थी इसको, ठीक है। नाउ स्पेशल इनकम हमारी आ गई, स्पेशल इनकम विद सरचार्ज प्लस 28,59,375। टोटल हो गया ये 32,88,28,1.25, राइट। अब हमारा नॉर्मल इनकम, नाउ हम नॉर्मल इनकम निकालेंगे। नॉर्मल इनकम जो कि हमारी कितनी थी 70 lakhs, ठीक है। सो अप टू 4 lakhs 5%, ठीक है। ओ सॉरी, अप टू 4 लाख तो नील था, मैंने खुद गलत कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट 4 lakhs 5%, नेक्स्ट 4 lakhs 10%, नेक्स्ट 4 lakhs 15%, ठीक है। नेक्स्ट 4 lakhs पर 20%, नाउ 25% नेक्स्ट 4 lakhs पे। नाउ बैलेंस हमारा कितना हो गया, 70s में से हम 24 lakhs रिड्यूस कर देंगे। 70 lakhs में से हमने 24 lakhs रिड्यूस किया, हमारा आ गया 46 lakhs। सो बैलेंस 46 lakhs 30%, ओके। 20,000 40,000 16 lakhs 4 lakhs 20%, 80,000 4 lakhs 25%, 1 lakh and 46 30%, 13 lakh 80,000। सो इसको हम टोटल कर लेंगे। सो टोटल विल बी 16 lakhs 80,000। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द सरचार्ज जो कि हमारा था नॉर्मल इनकम पे एट अ रेट ऑफ 15%। सो 16 लाख 80,000 का 15% हो गया 25 2 lakhs 2,52,000। नाउ नॉर्मल जो इनकम हो गई हमारी, नॉर्मल टैक्स क्या लेते हैं क्योंकि ये टैक्स आया, ठीक है। टैक्स प्लस सरचार्ज ये हो गया 1680 1932, ठीक है। नाउ हम 1932 एंड 32,88,281 प्लस 25 को ऐड कर देंगे। नाउ मैंने इसको अलग लिख लिया है, तो अब हमारा टोटल जो टैक्स हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके वो आ रहा है 52,20,281.25। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड HEC सेस एट अ रेट ऑफ 4%। एट अ रेट ऑफ 4% का हमने 4% किया 20, ओके। सो ये आ गया है हमारा 208811.25, राइट। सो अब हमारी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गई है
इसको हम ऐड बैक कर देंगे 52 20 280 1.25 54 290 92.5। ठीक है, नाउ ये पॉइंट में आ रहा है, मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है। हमें फ्रैक्शन में इनकम टैक्स में फ्रैक्शन में हमें इनकम लेनी नहीं होती, हमें राउंड ऑफ करना होता है मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10 के में हमें राउंड ऑफ करना है। सो ये जो लास्ट डिजिट है ये क्या है 3। ठीक है, सॉरी ये है 2, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 90 में 52 29 0 90। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फाइनल टैक्स लायबिलिटी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आपने अगर नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेना। So now let's start with our main topic of today lecture, which is alternative tax scheme for company. So first of all, what is alternative tax scheme? It is a concessional tax regime जो कि हमें लोअर रेट प्रोवाइड करती है, विच प्रोवाइड लोअर टैक्स रेट टू कंपनीज। ठीक है, जो कि हमारे लोअर रेट टैक्स रेट प्रोवाइड करती है कंपनी को इन ऑर्डर इन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, व्हाट आर दोज कंडीशन? कि वही है कि सर्टेन डिडक्शन एंड एग्जम्पशन आपको छोड़नी पड़ेगी, मतलब फॉरगॉन करनी पड़ेगी, राइट। अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम का मतलब होता है कि कंसेशनल रेट होता है जो कि हमारा लोअर देन दी ओल्ड स्कीम में जो आपका कंपनी पे टैक्स एप्लीकेबल रहता है उससे लोअर रेट होता है, जो कि कंपनी को अगर चाहे तो ऑप्ट करके ये लोअर रेट अप्लाई कर सकती है। बट अगर कंपनी लोअर रेट चाहती है तो बेनिफिट के साथ साथ कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि आपको कुछ डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन ऐसी रहेंगी जो कि आपको छोड़नी पड़ेगी। जस्ट लाइक जैसे इंडिविजुअल में था कि आपको अगर डिफ़ॉल्ट स्कीम में जाना है तो सर्टेन डिडक्शन एग्जाम्पशन छोड़ना पड़ेगा, उसी तरीके से कंपनीज़ के केस में भी है कि अगर आपको अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम ऑप्ट करना है तो आपको सर्टेन डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन छोड़ने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट इज़ कि ये जो अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम है, अगर कंपनी एक बार ऑप्ट कर लेती है, अगर कंपनी एक बार ऑप्ट कर लेती है तो कंटिन्यूस रहेगा फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। सब्सिक्वेंट ईयर मतलब आने वाले साल में ये सेम स्कीम आपकी फॉलो करनी पड़ जाएगी, भले ही आपको लोअर ओल्ड स्कीम से जो है कम टैक्स पे करना पड़ रहा हो। ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारा इंडिविजुअल वाले में था कि आप उसको चेंज कर लेते थे, विच एवर इज मतलब इंडिविजुअल में क्या हो रहा था कि अगर आपको जिस साल में इनकम बेटर ओल्ड स्कीम या न्यू रिजीम जिससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा था वो आप ऑप्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे कंपनी के केस में इरिवोकेबल है, अगर वंस ऑप्ट सब्सिक्वेंट ईयर के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि कंपनी है, एक कंपनी है जिसने ऑप्ट किया है अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम 2025 में। नाउ एक बार ऑप्ट कर लिया 2025 में, नाउ 26 27 28 29 जितने भी ईयर्स होंगे एंड टाइम्स, ठीक है, सेम अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम से ही उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, लोअर रेट के साथ विथ सर्टेन डिडक्शन को फॉरगॉन कर। ठीक है, इंडिविजुअल में क्या होता था, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, इंडिविजुअल में क्या होता था, आपने ऑप्ट किया, एसएससी ने ऑप्ट किया आइदर न्यू या फिर ओल्ड, जो भी मोर बेनिफिशियल था एसएससी के लिए वो ऑप्ट कर लिया उसने। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में जो भी मोर बेनिफिशियल है वो ऑप्ट किया, फिर नेक्स्ट ईयर में जो भी मोर बेनिफिशियल है वो ऑप्ट किया। इंडिविजुअल के केस में हर साल वो ऑप्ट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे उसने वंस ऑप्ट किया, हर साल उसको ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम एप्लीकेबल रहेगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कि अगर आप अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हो, आप अगर देखो बेसिकली क्या होता है, अगर कंपनी है, ठीक है, उसके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, आइदर दे कैन चूज अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम जिसमें हमारा सेक्शन 115 BA BD BAE आ जाता है, राइट, एंड आइदर दे हैव ओल्ड स्कीम। ठीक है, अगर कंपनी दोनों में से कोई सी भी स्कीम ऑप्ट नहीं करती है
तो उसके ऊपर ओल्ड एप्लीकेबल हो जाता है। वहीं इंडिविजुअल में क्या हो रहा था कि उसके पास डिफ़ॉल्ट स्कीम एंड ओल्ड स्कीम का ऑप्शन था। अगर वो दोनों में से कोई भी ऑप्ट नहीं कर रहा तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट स्कीम एप्लीकेबल हो रही थी। यहाँ पे कम्प्लीटली अपोजिट है। अगर आप ऑप्ट नहीं कर रहे हो तो आप ओल्ड स्कीम में फॉल करोगे, ओल्ड स्कीम में फॉल करोगे, न्यू में आप तभी फॉल करोगे, मतलब अल्टरनेटिव में आप तभी फॉल करोगे जब आपने इसको ऑप्ट किया होगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। आई होप आपको बेसिक्स आइडिया जो है अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम का वो समझ आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन 115 BAA। सो सेक्शन 115 BAA जो है वो डोमेस्टिक कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सो आई हैव कैटेगराइज इट इन टू 3 पार्ट, ठीक है। आप अगर मॉड्यूल में जाके चेक करोगे तो ऐसा कोई कैटेगराइजेशन है नहीं, ठीक है। मैंने इसको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैंने स्टडी करी थी उस तरीके से इसको फॉर्मेटेड कर दिया है 3 कैटेगरी में इसको डालकर, जिससे इजी भी रहेगा आपको, ठीक है, समझने में भी और याद करने में भी। याद तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने किस बेसिस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करा है, नॉर्मल इनकम के बेसिस पे, स्पेशल इनकम के बेसिस पे एंड ऐसी इनकम जो कि आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग से आ रही है। इन 3 बेसिस पे मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा है। सो नॉर्मल इनकम पे नॉर्मल रेट एप्लीकेबल होंगे विच इज़ 22%, सरचार्ज एप्लीकेबल रहेगा विच इज़ 10%, मैंडेटरी जो सरचार्ज जो है वो मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। HEC जो है वो 4% रहेगा। एंड अगर इफेक्टिव टैक्स रेट लाइक आप अलग अलग ना निकाल के एक साथ भी निकालते हो तो 25.168% जो है वो हमारा इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाता है, ठीक है। स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट एप्लीकेबल होते हैं। अब स्पेशल इनकम होती कौन सी हैं, राइट। स्पेशल इनकम जो होती हैं हमारी होती हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112(a), शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111(a। तो ये जो इनकम होती है हमारी वो स्पेशल इनकम होती है। एंड इन इनकम पे जो रेट एप्लीकेबल हैं वो 12.5 एंड 20% एप्लीकेबल हैं। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 12.5% एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए 20%। तो जिस तरीके की भी इनकम होगी स्पेशल इनकम उस पर वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारा सरचार्ज जो है मैंडेटरीली इंक्लूड होगा उसमें 10% का एंड सेस भी लगेगा 4% का, ठीक है। नाउ वी हैव थर्ड कैटेगरी जिसमें हमारा जो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का इनकम जो है वो टैक्स होती है। नाउ ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, इफ़ AO फाइंड क्लोज कनेक्शन विद अदर पर्सन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट आर जनरेटेड, मतलब किसी भी पर्सन का जो भी पर्सन बिजनेस कर रहे हैं आपस में उनका क्लोज कनेक्शन है एंड उस कनेक्शन की वजह से उन्होंने प्रॉफिट ज़्यादा चार्ज किया है, ठीक है। उस प्रॉफिट मतलब उस या तो उन्होंने ज़्यादा सस्ता बेच दिया या फिर महंगा बेचा, जिसकी वजह से या तो उसके एक्सपेंस कम हो गए या तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। किसी कनेक्शन की वजह से, मतलब पर्सनल रिलेशन की वजह से, पर्सनल जान पहचान की वजह से, ठीक है। अब मैं ए को जानता हूँ तो उसने मुझे सस्ता बेच दिया, जितना वो नॉर्मली मार्केट में सेल करता है उससे सस्ता दे दिया। तो ये हमारे बीच की जो कनेक्शन है, क्लोज कनेक्शन है, उसकी वजह से मैंने जो है प्रॉफिट जनरेट किया, क्योंकि मुझे सस्ता मिल गया तो मेरे लिए प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो है जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 34.32%, जिसमें हमारा 30% जो है टैक्स रेट रहेगा, मैक्सिमम टैक्स रेट जो है 30% रहेगा, 10% सरचार्ज रहेगा एंड 4% सेस रहेगा। नाउ देयर आर सर्टेन डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन जो कि अलाउ नहीं होंगे एंड सर्टेन डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन जो कि अलाउ हो जाएंगे अगर कंपनी जो है वो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम फॉलो कर रही है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग दिस वन, अगर आप एक दो बार जो है वो रीड कर लेते हो इंडिविजुअल वाली डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन, सो आप ये फाइंड आउट करोगे कि सारे जो पॉइंट हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है। सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा कि कंपनी के केस में आपको सैलरी का हेड नहीं मिलेगा, ठीक है, HP का हेड नहीं मिलेगा, ठीक है, ये डिफरेंस आ सकते हैं। और कंपनी के केस में मैट और AMT क्रेडिट होता है, वो इंडिविजुअल के केस में नहीं होगा। तो अगर आप लॉजिकली समझ के इसको पढ़ो और याद ही कर लो, मेरे बेस्ट एडवाइस है कि इसको याद कर लो। बेसिकली लाइक प्रोफेशनल एग्ज़ाम में रटाफिकेशन की एडवाइस कोई नहीं देता, बट मैं आपको बोल रही हूँ याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी से ऊपर जो है क्वेश्चन आते हैं
अगर आते हैं तो, ठीक है। और आते ही हैं, हर बार आते हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी किस तरीके का क्वेश्चन आया है और मैं क्यों कह रही हूँ आपको याद करना पड़ेगा और ये याद करना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट, ठीक है। बाकी जो है वो सेम ही था जैसा इंडिविजुअल में था। तो पीजीबीपी में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अगर कंपनी जो है ऑप्ट कर रही है अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम। सो मैं जो भी चीज़ यहाँ पे जो डिडक्शन नहीं अवेलेबल है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ अगर कंपनी ऑप्ट कर रही है अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम आइदर 115B(A). ये जो डिडक्शन एग्जाम्शन है वो दोनों सेक्शन के लिए 115B(A) और प्लस 115B(A) B, ठीक है। BA8 जो है वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए है ओनली, एंड BA-B जो है वो डोमेस्टिक प्लस मैन्युफैक्चरिंग में जो डोमेस्टिक कंपनी इंक्लूड है उनके लिए है। सो दोनों के लिए जो डिडक्शन और एग्जाम्शन नॉट अलाउ एंड अलाउ हैं वो सेम ही है। तो उनको मैंने अलग अलग नहीं लिखा है, टाइम वेस्ट ही होगा, बार बार सेम रिपीटेटिव चीज़ आती है तो बोरिंग भी लगता है, तो मैंने एक ही बार लिखा है, ठीक है। पीजीबीपी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AD, 33AB, 33ABA, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, सेक्शन आपको अच्छे से कोड करके याद करना पड़ेगा, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, 35(2AA), 35(2AB), ठीक है। ये कौन सा डिडक्शन है, जो साइंटिफिक रिसर्च की जो अदर अप्रूव इंस्टीट्यूट को डोनेशन दिया जाता है, तो वो नॉर्मली क्या होता है, वो अलाउ होते हैं वेदर कैपिटल और रेवेन्यू, बट अगर आप अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में आ रहे हो तो वो डिसअलाउ हो जाएंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, सेक्शन 35CC और 35CCD, ये भी आपको डिसअलाउ हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिडक्शन। डिडक्शन जो है चैप्टर 6A के कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं रहेंगे एक्सेप्ट स्पेसिफाई, कुछ रहेंगे, उसके अलावा सारे जो चैप्टर 6A के डिडक्शन है वो आपको अलाउ नहीं रहेंगे। तो आपको याद क्या करना है, जो अलाउ हैं वो आपको याद करना है, जो अलाउ नहीं है उसको याद नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्शन, एग्जाम्शन फॉर SCZ यूनिट का जो है वो प्रॉफिट एक्सपोर्ट पे प्रॉफिट पे जो है सर्टेन लाइक फार्मूला है उसका टू कैलकुलेट द एग्जाम्शन, वो एग्जाम्शन भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप SCZ यूनिट में ऑपरेट कर रहे हो, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी SCZ यूनिट में ऑपरेट कर रही है तो उसको ये SCZ यूनिट वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर वो सेक्शन अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में को ऑप्ट करती है। डिडक्शन एंड एग्जाम्शन आर अलाउड। नाउ कौन कौन से डिडक्शन एंड एग्जाम्शन अलाउ हैं, ठीक है। तो पीजीबीपी का डेप्रिसिएशन अलाउ है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो तो अलाउ हो गई ना, तो ये तो लॉजिकल बात है, ठीक है। डिडक्शन कौन कौन से अलाउ हैं, अभी हमने पढ़ा था स्पेसिफाई, एक्सेप्ट स्पेसिफाई, तो ये अलाउ रहेंगे, तो यही हमें याद करने हैं। सेक्शन 80JJAA जो कि न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है, ठीक है। सेक्शन 80LA एंड 80M, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन की जो भी ब्राउट फॉरवर्ड लॉस और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन रहेगा उसको भी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम अगर ऑप्ट कर रहे हो तो मैट एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। मैट एप्लीकेबल नहीं होगा तो मैट का क्रेडिट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। बेसिक आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। यही सेम एप्लीकेबल रहेगा अगर मैन्युफैक्चरिंग में भी इंक्लूड है, उसमें जस्ट थोड़े और एडिशनल पॉइंट है रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, वो जब आएगा हम उसके बारे में बात करेंगे। नाउ सी, मैंने क्यों बोला कि आपको सेक्शन याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, 115BAB। मैंने बोला आपको कि डिडक्शन जो है वो सेम रहेंगे, जो मिलना है, जो अलाउ रहेंगे और जो नहीं अलाउ रहेंगे वो सेम ही रहेंगे दोनों सेक्शन के लिए, A के लिए भी और B के लिए भी, ठीक है। अब नाउ यहाँ पे ये चीज़ आप देखो, ठीक है। अभी इसको इग्नोर कर दो, इसको मैं बाद में सॉल्व कराऊंगी, तो अभी इसको इग्नोर कर दो। आप ये देखो, जो ये बॉक्स बना हुआ है इसको देखो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब आप बताओ एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होगा या नहीं होगा, सेक्शन 115BAB के अकॉर्डिंग नहीं अलाउ होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। ब्राउट फॉरवर्ड लॉसेस जो हैं वो अलाउ होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। डिडक्शन 80JJAA, अभी मैंने पढ़ाया क्या, 80JJAA एंड 80M, ठीक है, ये दोनों ही अलाउ हो जाएंगे सी। तो इसीलिए आपको मैंने बोला कि सेक्शन याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सेक्शन के अकॉर्डिंग देते हैं। नाउ वी हैव सेक्शन नंबर 115BAB। सो इट इज़ ऑल्सो फॉर डोमेस्टिक कंपनी जो कि इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है।
अब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी तो है, बट मैन्युफैक्चरिंग हमें किसको मानना है, किसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानना, तो इसके लिए हमारे पास 6 पॉइंट है जिसको हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानना, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग तो लिख देंगे क्वेश्चन में, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ वो ये स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं। ये 6 स्टेटमेंट हैं जो कि वो डाल सकते हैं, ठीक है। आप गलती क्या कर सकते हो उसमें कि आप मैन्युफैक्चरिंग देख के ये वाला सेक्शन अप्लाई कर दोगे, बट आपने आगे ये पढ़ा ही नहीं होगा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद ही कर लेना, या नहीं याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार भी पढ़ लोगे तो भी आपके लिए सफिशेंट है, 1-2 बार पढ़ना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन एनी फॉर्म और इन एनी मीडिया, मतलब सॉफ्टवेयर को आप डेवलप कर रहे हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में नहीं इंक्लूड होता, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है माइनिंग क्या होता है कि आप कोयल निकाल रहे हो, ठीक है, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये सब चीज़ों को क्या कहते हैं, माइनिंग। अब बेसिकली है तो प्रोडक्शन ही, कि हम कोल का या फिर मिनरल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, बट इसको मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कंसीडर नहीं करना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स, जो मार्बल ब्लॉक्स होते हैं ना, और सिमिलर आइटम इनटू स्लैब्स, ठीक है। मार्बल ब्लॉक्स को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो स्लैब्स में, या सिमिलर आइटम्स को स्लैब्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो कन्वर्जन को हम मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। बॉटलिंग गैस इनटू सिलेंडर, मतलब गैस को सिलेंडर में डाल रहे हो, मतलब सिर्फ डालने का काम हो रहा है, तो ये तो कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा ना, सिर्फ बॉटल कर रहे हो आप, गैस को सिलेंडर में डाल रहे हो, तो ये भी मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन में नहीं आएगा। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, प्रोडक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है कि इंस्टीट्यूट ने इनकम टैक्स ने खुद ही 2 जगह पे इसका रेफरेंस दिया है, एक बार इसको मैन्युफैक्चरिंग कंसीडर किया है और यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कंसीडर किया है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको कब जो है कंसीडर करना है मैन्युफैक्चर, कब नहीं करना। तो कब नहीं करना तो ये आ गया, ठीक है। कब करना है वो हम आगे पढ़ेंगे PGBP चैप्टर में। एनी अदर बिजनेस एज मे बी नोटिफाई, अब लास्ट जो है वो बेसिक है, जब भी कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डाल के बोलेगी इसको मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन नहीं कंसीडर करना, तो उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा। नाउ जो रेट्स हैं यहाँ पे वो सेम रहेंगे, ठीक है, वहाँ के जो अभी हमने डोमेस्टिक में पढ़े वो सिमिलर रहेंगे ऑलमोस्ट, जिस यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो अलग सेक्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने कैटेगराइज किया है 4 पार्ट में। पहला जो है वो नॉर्मल इनकम आ जाती है। अगेन नॉर्मल इनकम पे नॉर्मल रेट लगेगा 22%, इंक्लूडिंग सरचार्ज 10% एंड सेस 4%, जो कि हमारा इफेक्टिव हो गया 25.168%, राइट। मैन्युफैक्चरिंग अभी हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम स्पेशल पढ़ लेते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्पेशल रेट स्पेशल इनकम पे लगेंगे, ठीक है। स्पेशल इनकम के अकॉर्डिंग जो भी रेट है लाइक 12.5% या फिर 20%, उसके अकॉर्डिंग 10% सरचार्ज एंड 4% सेस, जो कि यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग का वही सेम रहेगा 34.32%, वो भी ट्रांसफर प्राइसिंग का भी सेम रहेगा। यहाँ पे जो चेंज है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज हो तो आपको और भी ज़्यादा, नॉर्मल से भी ज़्यादा, ठीक है। नॉर्मल में क्या हो रहा था, ये वाला एप्लीकेबल 22%, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज हो तो और भी ज़्यादा कम वाला रेट जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। 22 से 15 हो गया, देखो। नाउ मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज हो तो जो रेट रहेगा 15% रहेगा, प्लस 10% सरचार्ज एंड 4% सेस, तो इफेक्टिव रेट हो गया यहाँ पे 17.16%, ठीक है। यहाँ की जो कंडीशन है वही सेम, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 जो है वो सेम रहेंगी। एंड इसके अंदर जब मैन्युफैक्चरिंग में, अगर डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड है तो एक और कंडीशन है, कंडीशन नंबर 3, जो कि अलग है। सिर्फ यही कंडीशन अलग है, कंडीशन नंबर 1 एंड 2 जो है वो सेम है, जैसा कि डोमेस्टिक कंपनी में एप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें क्या है, अ कंपनी शुड बी सेटअप एंड रजिस्टर ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019, राइट। कंपनी जो भी मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज होना चाहती है वो सेटअप और रजिस्टर होनी चाहिए 2019 से पहले, अक्टूबर 2019 से पहले, सॉरी अक्टूबर 2019 के बाद, आफ्टर लिखा है ना, अक्टूबर 2019 को या फिर उसके बाद, ठीक है। सेकेंड, इट शुड कमेंस मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल, मतलब स्टार्ट कर देना है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन
ऑन और बिफोर 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 से पहले उनको ये स्टार्ट कर देना है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन. It should not be formed by splitting up or the reconstruction of a business except given in section 33B. सेक्शन 33B में वो रिस्ट्रिक्शन आते हैं जो कि ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से होते हैं, लाइक अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, फ्लड हो गया. इन चीज़ों की वजह से अगर बिज़नेस डिस्ट्रक्ट हो चुका है, अगर उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसको एज अ न्यू ही माना जाता है, उसको रिकन्स्ट्रक्शन और स्प्लिटिंग अप नहीं कंसिडर किया जाता. ठीक है. इट डज़ नॉट यूज़ सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी. मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज हो तो प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. एंड तो प्लांट एंड मशीनरी आप यूज़ करोगे वो सेकेंड हैंड नहीं होनी चाहिए. अब सेकेंड हैंड क्या नहीं होगी, किसको सेकेंड हैंड नहीं माना जाएगा? एक्सपोर्ट इनटू इंडिया, इंडिया में एक्सपोर्ट हुई है फर्स्ट टाइम तो उसको न्यू माना जाएगा, सेकेंड हैंड नहीं माना जाएगा. नो डेप्रीशिएशन इज क्लेम इन इंडिया. ऐसी कोई मशीनरी है, सेकेंड हैंड तो है पर इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज़ हो रही है एंड उस पर कोई भी डेप्रीशिएशन अब तक क्लेम नहीं किया गया इंडिया में, तो उसको न्यू माना जाएगा. Value of second hand plant and machinery does not exceed 20% of the total value of the plant and machinery. For example, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस कंपनी में जितना भी प्लांट एंड मशीनरी है उसका टोटल वैल्यू का अगर 20% से एक्सीड कर जाता है सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी तो उसको तो सेकेंड हैंड मानेंगे. जिसका एक्सीड नहीं करता है उसको हम न्यू प्लांट एंड मशीनरी कंसिडर कर लेंगे. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इट डज़ नॉट यूज़ एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज एज अ होटल और कन्वेंशन सेंटर. मतलब कोई कन्वेंशन सेंटर या होटल को आपको एज अ बिज़नेस यूज़ नहीं करना, बिज़नेस बिल्डिंग यूज़ नहीं करना जो कि प्रीवियसली यूज़ हो रही है. मतलब पहले से कोई यूज़ होने वाली बिल्डिंग को आपको एज अ न्यू बिज़नेस दिखाना नहीं है. It should not be engaged in any business other than the business of manufacturing or production of any article or things and research in relation to distribution of such article or things manufactured or produced by it. कि अदर देन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के अलावा कोई और बिजनेस में एंगेज नहीं होना चाहिए. ठीक है. दिस इज़ अ लास्ट टॉपिक फॉर टुडे जो कि हमारा कॉर्पोरेट सोसाइटी के टैक्स रेट हैं. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर ओल्ड स्कीम में, ओल्ड स्कीम का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था तो एक बार यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं. अप टू 10 लाख तक 10%, नेक्स्ट 10 लाख पे 20 एंड बैलेंस पे 30. तो चेंज क्या हुआ है कि न्यू स्कीम में जो है इसका बाइफिकेशन हो गया है 115 BAD जो कि हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगा. ठीक है. अगर इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में तो 115 BAE में आ जाता है. जो टैक्स रेट है वो रहेगा नॉर्मल में, जो टैक्स रेट रहेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का 22, सरचार्ज 10%, सेस 4%. राइट. एंड इफेक्टिव हो गया 25.168%. सेम एज इट इज़ डोमेस्टिक जैसा ही है ना. सो इसीलिए मैंने बोला है आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है. एंड अगर मैन्युफैक्चरिंग में ये है तो नॉर्मल तो सेम रहेगा. ठीक है. अगर मैन्युफैक्चरिंग का रहेगा 15%, 10%, 4%, सेम एज इट इज़ जैसा हमने अभी डोमेस्टिक में पढ़ा था सेम वही है 17.16% एंड नॉर्मल में 25.168%. नाउ नोट, इसका जो डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन का जो है वो सेम है जैसे डोमेस्टिक में अप्लाई हो रहा है ना. इसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी सेम डिडक्शन कुछ हैं जो कि अलाउ नहीं होंगी, सेम तरह की डिडक्शन है कुछ अलाउ होंगी. ठीक है. और एक अनदर नोट ये है कि टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAD BAE फिल फॉर्म 101F. तो आपको 101F फॉर्म फिल करना पड़ता है अगर आपको इस स्कीम को ऑप्ट करना है, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम को ऑप्ट करना है. बिफोर फाइलिंग ROI से पहले आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ता है. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना. थैंक यू सो मच. बाय बाय.